जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं किसान की चतुर बेटी और राजा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर उत्तर दिशा में एक समृद्ध राज्य था, सौरगर। यह राज्य चारों दिशाओं में फैले हरे भरे खेतों, बहती नदियों और मेहनतकश लोगों के कारण सुखी और समृद्ध माना जाता था। यहाँ के लोग धार्मिक, सादे और कर्मठ थे। लेकिन जब राजा विक्रमकेतु ने गद्दी संभाली, तब से इस राज्य की दिशा ही बदल गई। राजा विक्रमकेतु अपने बचपन से ही कठोर, क्रूर और स्वार्थी स्वभाव का था। उसे राजनीति, न्याय या धर्म से कोई सरोकार नहीं था। उसे बस दो चीजों में दिलचस्पी थी: अपना वैभव बढ़ाना और अपने विरोधियों को कुचल देना। जैसे ही वह राजा बना, उसने घोषणा की, सौरगर अब एक साधारण राज्य नहीं, स्वर्णगर बनेगा। लेकिन इसके लिए सबको बलिदान देना होगा, खासकर जनता को। इसके बाद जो हुआ, वो पूरे राज्य के लिए एक अभिशाप बन गया। राजा ने पुराने सभी करों को दोगुना कर दिया। खेती पर विशेष कर लगाया गया। अनाज के हर बोरे पर कर, मवेशियों की हर गिनती पर कर, यहां तक कि कुएं से खींचे गए पानी पर भी कर। गांव वालों की सांसें महंगी हो गई थीं। हर महीने कर वसूली के लिए सशस्त्र सिपाही गांव-गांव घूमते। जिनके पास देने को कुछ नहीं होता, उनके घर लूट लिए जाते, जमीनें जब्त कर ली जाती और कई लोगों को जबरन कैद खाने में डाल दिया जाता। प्रजा रोती, गुहार लगाती, लेकिन दरबार तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती। किसी जमाने में जहां सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां और हल्की आवाज गूंजती थीं, अब वहां रोने की आवाजें और सिपाहियों की लाठियों की धमक सुनाई देती थीं। त्योहार अब बीते दिनों की बातें हो गई थीं। लोग न तो रोटियां बना पाते, न दीप जलाते। राजा की नीतियां सिर्फ अर्थ से जुड़ी हुई नहीं थीं, बल्कि सामाजिक भी थीं। उसने राज्य में यह भी ऐलान कर दिया कि जो गांव निर्धारित कर की रकम नहीं चुकाएगा, उसकी सारी स्त्रियों और बेटियों को रानी के महल में सेवा के लिए भेजा जाएगा। ये बात सुनकर पूरे राज्य में दहशत फैल गई। अब सिर्फ पेट नहीं, इज्जत भी दांव पर थी। इस भयावह समय में धर्मपुर नामक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, घनश्याम। वह सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी का देहांत बरसों पहले हो गया था और अब वह अपनी बेटी सुहानी के साथ अकेला रहता था। सुहानी अपनी उम्र के हिसाब से असाधारण बुद्धिमान थी। वह न केवल पढ़ी लिखी थी, बल्कि विचारशील और तर्कशील भी थी। वह अपने पिता की सेवा करती, घर का काम देखती और खेतों में भी मदद करती। जब गांव के लोग दुखी होकर अपना मनोबल खो देते, तब वही उन्हें साहस देती। राजा बड़ा हो सकता है, लेकिन सत्य सबसे बड़ा होता है। घनश्याम के पास अब जमीन बहुत कम बची थी और उसकी उपज इतनी नहीं होती कि कर चुका सके। लेकिन सुहानी ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन सिपाही उनके दरवाजे पर आए। कर नहीं चुकाया? चलो, जमीन जब्त होगी और लड़की को महल में भेजा जाएगा, सिपाही ने कहा। सुहानी बिना डरे दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, जमीन हमारी मेहनत की है और मेहनत का मूल्य कर नहीं, अधिकार होता है। अगर न्याय यही है, तो फिर अन्याय कैसा होता है? सिपाही उसका उत्तर सुनकर चौंक गए। उनमें से कई आपस में फुसफुसाने लगे। ये लड़की तो दरबारी से भी बेहतर तर्क करती है। लेकिन आदेश राजा का था और वे झुक नहीं सकते थे। उन्होंने चेतावनी देकर चले जाने का नाटक किया, लेकिन यह खबर अगले ही दिन राजधानी पहुंचा दी। राजा विक्रमकेतु को जब यह सुनाया गया कि एक गरीब किसान की बेटी ने दरबार के सिपाहियों को तर्कों से चुप कर दिया, तो वह पहले हंसा, फिर क्रोधित हुआ। कैसे हो सकता है कि कोई सामान्य कन्या मुझे चुनौती दे? उसे राजधानी बुलाया जाए, मैं देखता हूं उसकी चतुराई। सैनिक धर्मपुर पहुंचे, लेकिन इस बार सुहानी घबराई नहीं। वह जानती थी कि अब वक्त आ गया है जब अत्याचार के खिलाफ आवाज ऊंची करनी होगी। गांव वाले डर के मारे चुप थे। सबने उसे रोका, विनती की, बिटिया, राजा विक्रम केतु से बहस मत करना। वो क्रूर है, निर्दयी है, तुझे भी कैद में डाल देगा। लेकिन सुहानी मुस्कुराई और बोली, अगर कोई स्त्री डरकर झुके तो अत्याचार बढ़ता है, लेकिन अगर वही सीधी खड़ी हो जाए तो सिंहासन भी डोलते हैं।
राजा के दरबार में वह अकेली लड़की जब पहुंची तो सैकड़ों मंत्री, सेनापति और अमात्य हंसी उड़ाने लगे। लेकिन जब राजा ने उससे प्रश्न किया, तू कौन होती है मेरी नीतियों पर प्रश्न उठाने वाली, तब सुहानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसके श्रम से आपकी थाली में अन्न आता है, वही हूं जिसके खून पसीने से आपके महल के पत्थर मजबूत होते हैं। मैं प्रजा हूं, और जब प्रजा ही दुखी हो तो राज्य नहीं चलता, सिर्फ डर चलता है। सारी सभा चुप हो गई। राजा गुस्से में कांपने लगा, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी हलचल हो रही थी। ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी ने उसे सत्य का आईना दिखाया हो। वह बोला, अगर तू सच में इतनी बुद्धिमान है तो क्यों न मैं तुझे एक परीक्षा दूं। अगर तू जीत गई तो मैं न केवल कर माफ करूंगा, बल्कि अपनी नीतियां भी बदलूंगा। लेकिन अगर हार गई तो तू और तेरा पिता हमेशा के लिए कारागार में सड़ते रहोगे। सुहानी ने निडर होकर कहा, स्वीकार है राजन, लेकिन शर्त यह भी होनी चाहिए कि आप एक दिन के लिए मेरे गांव में एक किसान की तरह बिना अपने नाम और अधिकार के रहेंगे, ताकि जो हम झेलते हैं वो आप महसूस करें। सभा में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने राजा के सामने ऐसी शर्त रखी थी, पर न जाने क्यों राजा ने हामी भर दी। शायद कहीं न कहीं सुहानी की सच्चाई ने उसके अंदर के शासक को छुआ था। अब अगली सुबह राजा को किसान बनना था, वही जो कभी खेत को देखता तक नहीं था, अब हल उठाने वाला था। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जहां तर्क और सत्य, शक्ति और दंभ से टकराने वाले थे। एक चतुर बेटी की बुद्धि बनाम एक अत्याचारी राजा का अहंकार। धर्मपुर गांव के दूसरे छोर पर एक और किसान रहता था, भोला। नाम के अनुरूप वह एकदम भोला भाला, सीधे दिल का, शांत स्वभाव का इंसान था। उसका तन दुबला था, कपड़े फटे पुराने और आवाज में धीमापन था, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र थी। वह दूसरों की मदद करता, हमेशा राम राम कहकर सबका अभिवादन करता और खेत में खटते हुए यही कहता, जो राम चाहेगा वही होगा। लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं थी। भोला का खेत बहुत छोटा था, उसमें पैदा होता तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तब जब मौसम ठीक हो। कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश खेत बहा ले जाती। उस पर राजा के बढ़ते करों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया था। सिपाही हर महीने आते, दरवाजे पर दस्तक देते और भोला हाथ जोड़कर कहता, हुजूर, अगले महीने जरूर भरूंगा, इस बार फसल अच्छी होगी। लेकिन अगली बार फसल आती नहीं, सिर्फ डर आता। भोला की एक ही संतान थी, बिंदिया। नाम सुनने में कोमल, लेकिन स्वभाव से तेज बिजली जैसी। वह 14 वर्ष की थी, लेकिन उसकी बुद्धि और समझदारी देखकर बड़े बड़े जमींदार भी चकरा जाएं। बिंदिया की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसने खुद को जल्दी संभालना सीख लिया था। खेत से लेकर घर तक, दूध दही से लेकर देसी नुस्खों तक और हिसाब किताब से लेकर गांव की पंचायत तक, बिंदिया हर जगह दिख जाती। भोला अक्सर कहता, मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले ने बेटा क्यों नहीं दिया, लेकिन ये लड़की 10 बेटों के बराबर है। गांव में जब भी कोई दिक्कत आती, मवेशी बीमार हो जाएं, सिपाही जब्त करने आ जाएं या खेत में पानी न पहुंचे, लोग बिंदिया को बुलाते। वह अपनी समझदारी से हर बात का हल निकालती। एक दिन गांव का पटवारी आया। वह राजा के कर वसूली अधिकारी से मिला हुआ था और जोर जबरदस्ती करता था। वह बोला, भोला, इस बार तेरा कर समय पर नहीं आया, अगली बार तुझसे जमीन ही लिखवा लेंगे। भोला कांप गया, लेकिन बिंदिया सामने आ खड़ी हुई। पटवारी जी, उसने नम्रता से कहा, आपके हिसाब की किताब में जरूर लिखा होगा कि हमने पिछली 2 बार कर चुकाया था, लेकिन फसल नहीं हुई थी। और आप ये भी जानते हैं कि इस बार खेत में जो अनाज उगा है, उसका आधा हिस्सा आपने पहले ही ले लिया। पटवारी चौंक गया। ए लड़की, तू हमें सिखाएगी? नहीं, बिंदिया ने ठंडी आवाज में कहा, मैं आपको याद दिला रही हूं, अगर ये जमीन गई तो राजा को भी नफा नहीं होगा, क्योंकि बिना किसान के खेत नहीं चलते, और बिना खेतों के राजा का कोष भी खाली रहेगा। पास ही खड़े गांव के बुजुर्ग फुसफुसाने लगे, देखा बिंदिया की बात, ऐसी बातें तो नगर के पंडित भी नहीं सोच पाते। पटवारी बिंदिया को घूरते हुए चला गया, लेकिन वह जानता था, इस लड़की से भिड़ना आसान नहीं। एक और दिन की बात है। गांव के कुएं का पानी सूख गया था और ऊपर से कर इतना बढ़ा कि गांव वाले सोच रहे थे,
अब भाग ही चलें। बिंदिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम हर घर से एक लोटा पानी इकट्ठा करें तो क्या एक छोटा तालाब नहीं बन सकता? लोग पहले हंसे, लेकिन फिर उसकी योजना पर अमल शुरू हुआ। कुछ ही दिन में गांव के बाहर एक छोटा तालाब बन गया, जिसमें बरसात का पानी एकत्र होने लगा। गांव की औरतें बोलीं, ये लड़की नहीं, लक्ष्मी का अवतार है। लेकिन बिंदिया की बुद्धि सिर्फ घर और गांव तक सीमित नहीं थी। वह किताबें पढ़ती थी, पुराने ग्रंथों के साथ साथ इतिहास के किस्से, राजा और प्रजा के संबंध, कर और न्याय की अवधारणाएं, सब कुछ उसने अपने दम पर सीखा था। वह अक्सर कहती, अगर राजा अत्याचारी है तो प्रजा को कमजोर नहीं, समझदार होना चाहिए। ताकत तलवार की नहीं, बुद्धि की होती है। भोला जब कभी उदास होकर बैठता, बिंदिया उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बाबा, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब राजा खुद तुझसे माफी मांगेगा। भोला मुस्कुरा देता। उसे उसकी बेटी पर गर्व था, लेकिन उसे यह भी डर था कि इस अत्याचारी शासन में समझदार होना ही सबसे बड़ा खतरा है। उसका डर सही साबित हुआ जब राजधानी से खबर आई कि राजा विक्रमकेतु धर्मपुर आ रहा है। उसकी निगाहें अब बिंदिया और उसके तर्कों पर थीं। कुछ सिपाही तो पहले ही बोल चुके थे, धर्मपुर में सिर्फ एक नहीं, दो चतुर लड़कियां हैं, सुहानी और बिंदिया। एक ने राजा को चुनौती दी है, दूसरी ने उसके कर वसूली तंत्र को चुप करा दिया है। धर्मपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रह गया था, वह एक क्रांति की जमीन बन चुका था। धर्मपुर में सावन का महीना चल रहा था। खेतों में हरियाली झूम रही थी, लेकिन किसान भोला की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसका एकमात्र सहारा उसकी प्यारी गाय गौरी, जो न केवल दूध देती थी, बल्कि उसके और बिंदिया के लिए आधी रोटी का सहारा भी थी। एक दिन अचानक खो गई। भोला ने सवेरे देखा कि गौरी की रस्सी टूटी हुई थी। आसपास ढूंढा, खेतों में झांका, नदी किनारे तक गया, लेकिन गाय का कोई पता नहीं चला। वह निराश हो गया, पसीने से तरबतर होकर घर लौटा और बिंदिया से कहने लगा, बिटिया, अब तो लगता है भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया। बिंदिया ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और बोली, बाबा, गौरी गई है तो कोई ले गया होगा, और जो भी ले गया है वो इंसान है, और इंसान की गलती इंसान ही ढूंढ सकता है। बस आप मुझे थोड़ा समय दो। गांव में उस दिन एक मेला लगा था। दूर दूर के व्यापारी, पशु बेचने वाले और घुमंतू लोग वहां आए थे। बिंदिया को संदेह हुआ कि कहीं उसी मेले में तो कोई गौरी को नहीं ले गया। वह अपनी पुरानी चप्पलें पहन, मटमैले कपड़े ओढ़े और एक मटकी सिर पर रखकर मेला पहुंच गई, ताकि कोई शक न करे। वहां उसने चुपचाप एक एक पशु व्यापारी के पास जाकर हर गाय को देखा। आखिर एक कोने में उसे गौरी दिखी, वैसी ही सफेद देह, माथे पर काले रंग की छोटी और पैरों में पुराने खरोंच। बिंदिया पास गई और एक घास का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। गाय ने तुरंत पहचान लिया और मुंह से हौले से हम्म की आवाज निकाली। बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। गाय के पास खड़ा एक मोटा व्यापारी गरजते हुए बोला, क्यों लड़की, दूर रह, ये मेरी गाय है, सुबह ही एक आदमी से खरीदी है, पैसा भी दिया है। बिंदिया ने विनम्रता से पूछा, कहां से खरीदी? राजधानी से आए एक व्यापारी से, वो बोला। बिंदिया अब समझ चुकी थी कि गाय चुराकर मेला लाने वालों का एक गिरोह काम कर रहा है, और वे लोग सीधे राजधानी से जुड़े हैं। वह चुपचाप वापस लौटी, लेकिन हार नहीं मानी। रात को उसने एक योजना बनाई। उसने एक छोटी सी अर्जी लिखी, लेकिन उसमें कुछ खास था। भाषा शुद्ध संस्कृत और तर्क गहरे न्याय शास्त्र से भरे हुए। उस पर उसने खुद का नाम नहीं लिखा, बल्कि हस्ताक्षर में बस लिखा, एक किसान की नाबालिग बेटी जो गाय को मां मानती है। उस अर्जी में उसने न सिर्फ अपनी गाय की बात रखी, बल्कि यह भी लिखा कि अगर राजा न्यायप्रिय है तो उसे खुद तय करना चाहिए कि मालिक कौन है, वो जिसे गाय पहचानती है या वो जिसने पैसा दिया। और साथ ही यह भी जोड़ दिया कि यह मामला महज एक गाय का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रजा के अधिकार का है। वह अर्जी सीधी राजधानी के न्याय दरबार में भेजी गई। 4 दिन बाद जब राजा विक्रमकेतु अपने शाही सिंहासन पर बैठा था, तो उसे वह अर्जी पढ़कर सुनाई गई। पूरी सभा एक पल को सन्न रह गई। मंत्री तक दंग थे।
एक लड़की, वो भी किसान की बेटी, इतनी गहरी बात कर गई। राजा को क्रोध भी आया और कौतूहल भी। उसने आदेश दिया, जिसने यह पत्र भेजा है उसे राजधानी बुलाओ, और वह व्यापारी भी बुलाया जाए जिसने गाय खरीदी है। मैं खुद तय करूंगा न्याय। धर्मपुर में जब सैनिक आए और बिंदिया को बुलाने लगे तो भोला डर गया। बिटिया, तूने फिर राजा को लिख दिया, अब वो तुझे कैद में डाल देगा। बिंदिया मुस्कुराई और बोली, बाबा, अगर गाय मां समान है तो उसके लिए डर नहीं, हक से लड़ना पड़ेगा। और अगर राजा वाकई न्यायप्रिय नहीं है तो कम से कम सच्चाई उसके दरबार में गूंजेगी। राजधानी पहुंची तो हजारों लोग दरबार में जमा थे। बिंदिया अपनी फटी चुनरी और साधारण पोशाक में राजा के सामने खड़ी थी। राजा ने पूछा, क्या तुमने यह अर्जी भेजी? बिंदिया बोली, हां राजन, मेरी गाय खो गई और मुझे न्याय चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं यह देख सकूं कि क्या राजा भी उस मां का सम्मान करता है जो नारी हो या गाय। सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। राजा ने गाय को लाने का आदेश दिया। जैसे ही गौरी आई, उसने सैकड़ों लोगों के बीच से बिंदिया को पहचान कर दौड़ लगाई और सीधा उसके पास जा खड़ी हुई। बिंदिया ने कहा, राजन, आप स्वयं कहें, क्या पहचान पैसे से होती है या आत्मीयता से? राजा कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर बोला, यह गाय तुम्हारी है और तुम्हारा साहस और बुद्धि दोनों अद्भुत हैं। सभा में तालियां नहीं, लेकिन मौन सिर हिलाते चेहरे थे, सम्मान के। राजा विक्रमकेतु ने पहली बार अनुभव किया कि न्याय केवल नियमों से नहीं, भावनाओं से भी होता है। और एक किसान की बेटी भी यदि सच्ची हो तो दरबार के सबसे बड़े निर्णय को पलट सकती है। उस दिन राजधानी की जनता में यह बात फैल गई, धर्मपुर की लड़की ने गाय खोई जरूर थी, लेकिन पूरा दरबार जीत लिया। राजा विक्रमकेतु उस दिन के बाद से बेचैन रहने लगा। एक किसान की बेटी ने उसकी अदालत में वह काम कर दिखाया जो आज तक बड़े से बड़े मंत्री भी न कर पाए। न्याय के नाम पर उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई। राजा ने उस लड़की की बातें सुनी थीं, लेकिन भुला नहीं पाया था। दरबार में लौटकर उसने अपनी सभा में कहा, उस किसान बेटी में कुछ अलग है, पर क्या यह बस संयोग था या सच में उसमें गहरी बुद्धि है? मंत्री बोला, महाराज, परीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए। अगर वह सच में चतुर है तो सिद्ध हो जाएगा, और यदि बस नसीब से दरबार तक पहुंची तो झूठ उजागर हो जाएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे दोबारा बुलाओ। इस बार वो मेरी शर्तों पर उत्तर देगी। सैनिक दोबारा धर्मपुर पहुंचे। बिंदिया को राज दरबार बुलाया गया, इस बार राजा की परीक्षा के लिए। भोला फिर चिंतित हुआ, लेकिन बिंदिया ने शांत स्वर में कहा, बाबा, ये कोई साधारण बुलावा नहीं, अब सिर्फ गाय नहीं, सच्चाई और बुद्धि की परीक्षा है। मैं जाऊंगी। राजमहल में इस बार दरबार खास तैयार किया गया था। चांदी के पायदान, रत्नों से जड़े सिंहासन के आगे 3 कठिन प्रश्न रखे गए थे, जिनका उत्तर बिंदिया को सबके सामने देना था। सभा में सेनापति, न्यायाधीश, विद्वान सब उपस्थित थे। राजा ने कहा, बिंदिया, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। उत्तर न दे पाई तो अपनी चालाकी का घमंड छोड़ धर्मपुर लौट जाना, लेकिन दे पाई तो इनाम तुम्हारा होगा। बिंदिया ने नजरें झुकाकर कहा, महाराज, यदि प्रश्न सत्य हैं और उत्तर मेरा, तो हार आपकी होगी, लेकिन मैं तैयार हूं। राजा मुस्कुराया और बोला, राज्य में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है जो न आंखों से दिखे न हाथों से पकड़ी जा सके? सभा में हलचल हुई। बिंदिया ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, समय, राजन। वह किसी को नहीं रुकता, किसी को नहीं देखता, लेकिन सब पर चलता है, और जो उसे समझ ले वही विजेता है। राजा की भौहें तनी, लेकिन वो बोला, ठीक है, ऐसी चीज बताओ जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़े, लेकिन खरीदी या बेची नहीं जा सकती। कुछ पंडित सोचने लगे, दरबारी कान में फुसफुसाए। बिंदिया मुस्कुराई और बोली, ज्ञान और प्रेम महाराज, ये जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसे पैसों से नहीं, दिल और बुद्धि से पाया जाता है। अब राजा थोड़ा गंभीर हो गया। जनता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। एक ऐसा अपराध बताओ जो राजा करे तो उसे धर्म लगे, पर वही प्रजा करे तो अधर्म कहलाए। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री का माथा ठनका, सेनापति ने गर्दन घुमा ली। सभी ने बिंदिया को देखा।
क्या वह यह उत्तर देने का साहस करेगी? बिंदिया ने राजा की ओर सीधी दृष्टि से देखा और बोली, युद्ध महाराज। जब राजा करता है तो उसे राज्य विस्तार कहा जाता है। जब प्रजा विरोध करती है तो उसे विद्रोह का नाम दे दिया जाता है। जबकि दोनों का स्वरूप एक है, हिंसा। अब दरबार में गहरी खामोशी थी। राजा की आंखें कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गईं। होंठ हिले। फिर उन्होंने कहा, तुमने तीनों प्रश्नों का उत्तर बुद्धि से ही नहीं, सच्चाई से दिया है। और मैं हार गया। सारी सभा स्तब्ध थी। पहली बार धर्मपुर की एक किसान बेटी ने विक्रम केतु जैसे अहंकारी राजा को उत्तरों से परास्त कर दिया था। राजा धीरे से खड़ा हुआ और बोला, बिंदिया, आज तुमने मेरी हार नहीं, मेरे भीतर के अंधकार को हराया है। मैं जान गया कि शासन केवल शक्ति से नहीं, समझ से चलता है। प्रजा की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राजा की इच्छा। राजा ने सिंहासन से उतरकर सबके सामने घोषणा की, आज से धर्मपुर के किसानों का आधा कर माफ किया जाता है और इस लड़की को राजगौरव की उपाधि दी जाती है। बिंदिया ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए। बस इतना करें कि आपकी प्रजा 2 वक्त की रोटी खा सके और उसकी गायें बिना डर के चर सकें। सभा में तालियां नहीं बजीं, क्योंकि उस दिन किसी ने उपहास नहीं किया, बल्कि सबका सिर झुक गया था। एक किसान की बेटी ने राजा को ज्ञान दे दिया था। बिंदिया की बुद्धिमत्ता की गूंज अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। हर गांव कस्बे में लोग कहते, राजा हार गया, लेकिन असली जीत तो राज्य की हुई है। कुछ दरबारी इस सम्मान से जलने भी लगे। वे राजा के कान भरने लगे कि ये लड़की धीरे धीरे राज्य के सम्मान के लिए खतरा बन सकती है। राजा विक्रमकेतु अब उसके सामने हार मान चुका था, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी अहंकार चुपचाप कुलबुला रहा था। राजा ने सोचा, इस बार एक ऐसी परीक्षा लूंगा जिसमें केवल चालाकी नहीं, व्यवहारिक बुद्धि भी चाहिए, और मैं देखूंगा कि वो लड़की फिर भी मुझसे जीत सकती है या नहीं। एक दिन एक विचित्र नाटक की योजना बनाई गई। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई मेरे अस्तबल से कल रात को जन्मे घोड़े के बच्चे का पिता ढूंढ देगा, उसे मैं अपना महामंत्री बनाऊंगा। सभा में हर कोई हक्का बक्का। घोड़े का बच्चा तो अस्तबल में ही जन्मा था, सब जानते थे, पर उसका पिता कौन, ये सवाल ही अजीब था। कुछ दरबारियों ने इसे राजा की चाल बताया, लेकिन राजा बस मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि इस बार वह जीत जाएगा। जब यह खबर धर्मपुर पहुंची तो गांव वालों ने बिंदिया से कहा, अब की बार राजा ने बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है, जानवरों का पिता कौन पूछता है? बिंदिया हंसी, अगर राजा सवाल कर सकता है तो जवाब भी तो इंसानी अक्ल ही देगी। अगले दिन बिंदिया राजधानी पहुंची। दरबार सजा हुआ था। सबकी निगाहें उस पर थीं। राजा सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। आ गई तुम? राजा बोला, अब बताओ, घोड़े के बच्चे का पिता कौन है? बिंदिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, यह प्रश्न बहुत सरल है। उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करती हूं। मुझे अपने खेत जाना है। क्या मैं अपने हल को यहां दरबार में छोड़ सकती हूं? राजा चौंका। हल? दरबार में? क्यों? बिंदिया बोली, क्योंकि मैंने उससे कहा है कि आज फसल जोत कर तैयार रखे। शायद वह मेरे बिना ही हल चलाने लगेगा। सभा में हल्की सी हंसी गूंज गई। राजा ने भौहें चढ़ाईं। क्या बकवास है ये? बिंदिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब हल बिना किसान के खेत नहीं जोत सकता, तो बिना नर के अस्तबल में जन्मा बच्चा घोड़े का कैसे हो सकता है? जैसे हल बिना इंसान के काम नहीं कर सकता, वैसे ही घोड़ी बिना घोड़े के बच्चा नहीं जन सकती। और यदि आप पूछ रहे हैं कि बच्चा किसका है, तो उसका उत्तर आपको देना होगा, क्योंकि आप ही का अस्तबल है। आप ही बताइए, क्या कोई पुरुष घोड़ी को संतान देता है या नहीं? अब पूरी सभा सन्न। राजा की आंखों में क्षण भर के लिए शर्म की लहर दौड़ गई। उसे समझ में आ गया कि उसका प्रश्न न सिर्फ मूर्खता भरा था, बल्कि उस पर व्यंग्य बन चुका था। बिंदिया की बातों में तर्क भी था, व्यंग्य भी, और सीख भी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने फिर मुझे आईना दिखा दिया बिंदिया। आज मैंने प्रश्न पूछे थे, लेकिन उत्तर ने मुझे बदल दिया। फिर राजा ने सभा के सामने कहा,
इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन बिंदिया ने जवाब नहीं समझती। मैं इसे महामंत्री नहीं बना सकता, क्योंकि यह मेरे से कहीं अधिक योग्य है, लेकिन मैं इसे राज्य की बुद्धि प्रतिनिधि घोषित करता हूं। जब कभी मैं किसी निर्णय में असमंजस में रहूंगा, मैं इसकी सलाह लूंगा। बिंदिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर मैं आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव ला सकी, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम है। अब सिर्फ जनता नहीं, स्वयं दरबारी भी सिर झुकाकर उस किशोरी का सम्मान करने लगे थे। राजा विक्रमकेतु अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक किसान की बेटी बिंदिया ने उसकी सोच, उसके शासन और उसके आत्मसम्मान को उस जगह तक पहुंचा दिया था जहां कोई दरबारी, सेनापति या पंडित आज तक नहीं पहुंचा था। शुरुआत में जिसे वह बस गांव की एक चालाक लड़की समझता था, अब वह उसकी आत्मा की आवाज बन चुकी थी। दरबार की नीतियां, फैसले और व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगे थे। जहां पहले सिर्फ करों की बात होती थी, अब जनता की भलाई पर चर्चा होती थी। राजा अब पहले फैसला नहीं सुनाता, बल्कि प्रजा से संवाद करता था। बिंदिया अब महल में नहीं रहती थी, वह गांव लौट आई थी। लेकिन जब जब राज्य को उसकी जरूरत पड़ती, उसे ससम्मान बुलाया जाता। लोग उसे बेटी, दीदी, गुरु, न जाने कितने नामों से पुकारते। लेकिन एक बात तय थी, वह अब सिर्फ भोला किसान की बेटी नहीं थी, वह राज्य की अंतरात्मा बन चुकी थी। एक दिन जब राजधानी में भारी सभा बुलाई गई, राजा ने अपने निजी मन की बात साझा की। वह मंच पर खड़ा हुआ और बोला, मैंने वर्षों तक सिंहासन को शक्ति समझा, पर वह मेरे ही पतन का कारण बनने वाला था। जब जब मैंने डर के जरिए राज किया, मेरी प्रजा मुझसे दूर होती गई। लेकिन फिर एक लड़की आई, जिसके पास न तलवार थी, न सेना, न धन, बस सच और अक्ल थी। उसने मेरी हार को मेरी आंखें बना दिया। आज मैं उसे अपनी बेटी मानता हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी विजय है। सभा में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे तालियों की गूंज उठी, एक सच्चे राजा को देखकर, जो अब धर्म और न्याय से राज करना चाहता था। राजा ने उसी दिन घोषणा की, आज से धर्मपुर की बिंदिया को न्यायदर्शिनी की उपाधि दी जाती है, और हर गांव में एक न्याय सभा बनाई जाएगी, जहां राजा नहीं, प्रजा की आवाज सुनी जाएगी। और उस पर बैठने वाले लोग बिंदिया जैसे सोच वाले होंगे, चाहे वे किसान हों, कुम्हार हों या शिक्षित बच्चे। बिंदिया मंच पर नहीं आई, वह पीछे खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उसके पास किसी पद की भूख नहीं थी, उसके लिए तो न्याय की स्थापना ही सबसे बड़ा इनाम था। जब सभा समाप्त हुई, राजा स्वयं उसके पास गया, सिर झुकाया और बोला, बेटी, क्या मैं अब सच में राजा कहलाने योग्य हूं? बिंदिया ने मुस्कुराकर कहा, अब आप नहीं, आपकी सोच राजा बन चुकी है। उसी दिन से राज्य में बदलाव की लहर चल पड़ी। अन्य राज्यों में भी खबर पहुंची, धर्मपुर में एक किसान की बेटी ने राजा की आत्मा बदल दी। और वर्षों बाद जब बिंदिया वृद्ध हुई, तो लोग अब भी उसके पास न्याय मांगने आते, और वो सबको यही कहती, राज करना आसान है, लेकिन न्याय करना सबसे कठिन। राजा बनने के लिए ताज चाहिए, लेकिन इंसान बनने के लिए दिल और समझ चाहिए। राजा विक्रमकेतु ने अपने जीवन का अंतिम संदेश यही लिखा, मैंने बहुत राज किया, लेकिन सही अर्थों में मैंने तब राज किया जब मैंने अपनी बेटी से सीखा। और इस तरह एक किसान की चतुर बेटी केवल एक गाय की तलाश में चली थी, लेकिन न्याय की रक्षक बन गई। उसने न केवल एक राजा को बदला, बल्कि पूरे राज्य की नियति को भी एक नई राह पर डाल दिया, जहां अक्ल, साहस और सच्चाई ही असली ताज थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।